हमारे साथ में आज एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर। सर एक्चुअली हमारे हाथ में आपकी 80 पॉइंट की पॉलिसी आई है और उसी को लेकर हम आपसे बात करना चाहते हैं सर। अच्छा, ये एपीआई ने जो 80 पॉइंट की पॉलिसी गारंटी डिक्लेयर की है। हाँ सर, अब मोदी जो जी ने 13 फरवरी को डिक्लेयर किया है इंग्लिश और 1 मार्च को हिंदी वर्जन डिक्लेयर किया है जी। हाँ, अब बोलिए ना, तुम जी पूछिए। तो बड़ी वास्ट पॉलिसी है पूरे इंडिया की। बहुत वास्ट है सर। मैं इतनी सारी बड़ी पॉलिसी और इतने सब लोगों के लिए देखकर मेरे को लगा कि सर से बात करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा इंटरव्यू देना चाहिए। तो सर मैं जैसे ये देख रहा था कि आप व्यक्ति और परिवार का सर्वांगीण विकास के लिए भी काफी सारी पॉलिसी डिक्लेयर की, तो थोड़ा इसका बारे में विस्तार से बताएंगे सर हम लोगों को। तो देखिए अतुल जी, ये जो पॉलिसी है ये सब ज्ञान विज्ञान और मानवता के ऊपर में आधारित है और अनेक नियम और अनेक समाधानों पर बेस्ड है। किसी भी व्यक्ति से समुदाय से भेदभाव ना करते हुए हर व्यक्ति और परिवार का ओवरऑल विकास कैसे हो सकता है, ये इसका फोकस है इन नीतियों का। और ये करते हुए इंडिया को एक मानवतावादी, वैज्ञानिक मानवतावादी और विकसित जो इंडिया है, एक गुणवान है, उसको कैसे बनाना है, ये इसका जो है वो आइडिया है। और इसका ये हार्डकोर जो है वो थियरी है और डेटा है। ठीक है, और एक सोल्यूशन नहीं, कई सोल्यूशन है। तो अभी वो आप पहला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं अतुल जी कि हर व्यक्ति और परिवार का जो विकास कैसे हो सकता है जी, तो पहली बात तो सबके ह्यूमन राइट्स गारंटी होना चाहिए जी। ये सबसे, यानी सबका अधिकार सबका विकास, यहाँ से वो जो है शुरू होता है। बरोबर। जब तक आप हर इंडियन के अधिकार और उनका विकास, ह्यूमन राइट्स, जब तक उसको गारंटी नहीं करोगे लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तब तक के उसको स्वरूप नहीं आएगा। दूसरा, आपको जो एजुकेशन है वो एजुकेशन 12वीं तक फ्री करना है। साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड और मानवतावादी एजुकेशन लाना है जी। हायर एजुकेशन एकदम से चीप बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है। और दुनिया के स्टैंडर्ड का साइंस और नॉलेज डेवलपमेंट इंडिया में करना है, ये हायर एजुकेशन का ही होगा। 5% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्चा होगा। फिर 5% जीडीपी का जो है, तो जीडीपी मान लीजिए 300 लाख करोड़ लगभग अभी टच हो रहा है। 297 लाख करोड़ से अभी जीडीपी इंडिया का, हम राउंड में 300 लाख करोड़ कर लेते हैं आज के तारीख में। तो 5% एजुकेशन पे जीडीपी का खर्चा होगा, 5% जो है वो अतुल जी एम्प्लॉयमेंट पे खर्चा होगा, और 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्चा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें। ओके, 5 एंड 2, ये बात ध्यान में रखना है। 5% एजुकेशन, 5% एम्प्लॉयमेंट एंड 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जी। तो 5 करोड़ जॉब्स जो है वो डेवलप करना है। 1 करोड़ जॉब्स हर साल में डेवलप करना है जी, जिसमें कि 20 लाख जॉब्स, यानी 1 करोड़ टोटल जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल स्टेट और जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके जो पेंडिंग जॉब्स है वैकेंसी वो रहेगी। और 4 करोड़ जो है ओवरऑल जो है वो मार्केट इकोनॉमी में, जो भी जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वो रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अर्बन मनरेगा जो है ग्रामीण मनरेगा के आधार पे शुरू की जाएगी। ओके, युवाओं के लिए E2 का फॉर्मूला दिया है। अच्छा, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यूथ है हमारा, इंडिया यंग इंडिया है, पर हमारे युवा बहुत सारे बेरोजगार हैं। अगर हम ये यूथ जो हमारा यंग इंडिया है, इसको अगर हम पोटेंशियल को यूज नहीं करेंगे तो हम एक साइंटिफिक डेवलप्ड और ह्यूमन इंडिया नहीं बन पाएंगे, शॉर्ट में विकसित भारत नहीं बन पाएंगे। तो E2 जो है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, वो की फॉर्मूला ही दिया गया है यूथ के लिए। इसलिए एजुकेशन पे इतना एम्फेसिस है 5% का, और 5% का जीडीपी का जो है वो आपका जो है वो जॉब्स के ऊपर में है। फिर 500 रुपए महीना हर जो 18 साल का व्यक्ति हो जाएगा, स्त्री हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, 500 रुपए महीना वहां से लेके उसके देहांत तक उसको नागरिक अधिकार सिटीजन्स राइट्स इनकम दी जाएगी। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अपने देश में 3 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसे जो हैं जिनकी प्रति माह इनकम केवल 7,000 रुपया है। यानी जो अपने देश में जो है
पैसे जो है वो लगभग जो है आप मान लीजिए, ये जो परिवार जो है मैं बता रहा हूँ 3,70,00,000 लगभग जो है, 17 करोड़ उनकी रफली जो है पॉपुलेशन आती है। उनका जो है एक दिन की इनकम 46 रुपया 66 पैसा है। यूएसडी डॉलर्स में 2.15 परचेसिंग पावर पैरिटी में। तो इन्हें जो है हम एक बहुत बड़ा मध्यम अमीर बनाने के लिए 3,75,000 रुपए की म्यूचुअल फंड बना के देंगे। ओके, मतलब इतनी सारी आप पॉलिसी डिक्लेयर जो कर रहे हैं, तो सर इसमें इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का जो इशू आ रहा है, तो उसको लेकर भी आपका डिक्लेरेशन ऑलरेडी कैलकुलेशन है सर? इनको मध्यम अमीर बनाने के लिए जी 3,75,000 रुपए की म्यूचुअल फंड बनाएंगे, जो इफेक्टिवली 5 साल में 8 लाख होती है और 10 साल में जो है 15 लाख होती है। यानी 10 साल के अंदर इनको जो है वो 15 लाख का इनके पास में फाइनेंशियल एसेट जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये आज तक इंडिया में ऐसी पॉलिसी किसी ने डिक्लेयर नहीं की है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल मध्यम अमीर बनाने के लिए। उसके बाद में जो है हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है कि इंडिया का जीडीपी बढ़ाना केवल जो है वो सफिशिएंट नहीं है, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ना चाहिए। तो 2029 तक जो हमारा अभी का जो पर कैपिटा इनकम है 2,18,000 रुपए प्रति व्यक्ति का एवरेज मैं बता रहा हूँ, उसको हमें 2,92,000 रुपए तक ले लाना है। ओके, ये पॉलिसी का टारगेट है। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय कम से कम इन 5 सालों में 30% से बढ़ना चाहिए। 6,530 हर साल में 6% से इनकम बढ़नी चाहिए। मान लीजिए सपोज आपकी 50,000 रुपए अभी सैलरी है, तो 6% आप उसका जोड़ लीजिए, जो है मोटे तौर पे 3,000 रुपए जो है, तो वो आपका बढ़ना चाहिए हर साल में, यानी 50,000 रुपए मैं बता रहा हूँ। सकते से वो और बढ़ते जाएगा। जितने होमलेस फैमिलीज है उनको 675 स्क्वायर फीट का परिवार जो है 1 BHK का दिया जाएगा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। ठीक है, हर घर में जो है वो पीने का नल, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी और 4G कम से कम गांवों तक दिया जाएगा। तो पहली बार डिजिटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। पब्लिक प्लेसेस पे फ्री वाईफाई, और जो बीपीएल की फैमिलीज है, ये जो 3,70,00,000 जो परिवार है, 17 करोड़ जो लोग हैं, उनको 2G जो है 2GB जो है हर दिन फ्री में मिलेगा। जब तक उनका इनकम ऊपर नहीं आता तब तक, उसके बाद फिर वो बंद होगा। ओके, तो आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी आप नीति बनाई है और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? यस, उनको जो है वो यानी डिजिटल राइट्स को हम लोग ये कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और फिर जो है जो परिवारों को अभी 82 करोड़ जो लोग हैं, जो 17 करोड़ परिवार है जिनको फ्री राशन मिल रहा है, वो थोड़ा कंटिन्यू होगा जब तक कि 5 साल 7 साल में इनकम ऊपर नहीं आती है। तो लेकिन उसमें 5 किलो चावल या गेहूं के अलावा आधा किलो उनको दाल मिलेगी। प्रति व्यक्ति बता रहा हूँ, 1 पाव जो है उनको गुड़ या शक्कर मिलेगा। ये महत्वपूर्ण है उनके न्यूट्रिशन के लिए। किसानों का 50% जो कर्जा है वो सीधे तौर पे माफ किया जाएगा, और उनको जो लोन मिलता है वो केवल 1% से मिलेगा। अच्छा, मतलब आप कृषि और कृषि उद्योग को भी लेकर ये पॉलिसी डिक्लेयर कर चुके सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, आपका डेटा, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इसके जो प्राइसेस है उनको बिल्कुल जो 5% इन्फ्लेशन का टारगेट लिया है, 4 to 5% इन्फ्लेशन का, जो इकोनॉमिक्स की इसमें, बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ मॉन्स्टर, जो है इन्फ्लेशन को एक तरह का भस्मासुर बोला गया है। हाँ, मैं कोई मिथिकल बात नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए केवल बोल रहा हूँ। तो ये जो मॉन्स्टर है उसको केवल हमको 4 to 5% हमारे इंडियन की कंडीशन में अभी हमको 5% से ऊपर नहीं जाने देना है। इसमें जितने प्राइसेस है पेट्रोल, डीजल के, फ्यूल के, इलेक्ट्रिसिटी के और डेटा के, आपके जो 4G 5G डेटा है, उसका उसी से इंडेक्सिंग किया जाएगा। ओके, महिलाओं को और लड़कियों को किसी भी फिक्स डिपॉजिट पे या बॉन्ड्स पे 0.5% से 0.75% अधिक ब्याज मिलेगा। ये महिलाओं के लिए स्पेशल दिया है।
हर व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट, एक पोस्ट अकाउंट और साथ में एक डीमैट अकाउंट जो है वो खोलना जरूरी होगा। ओके। और जो बिल्कुल पुअर फैमिली है उनको सरकार खोल कर देगी। एक बैंक अकाउंट, एक पोस्ट अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट है। सबसे इम्पोर्टेंट, जिनको गवर्नमेंट पेंशन नहीं है, ओल्ड पेंशन नहीं है, न्यू पेंशन नहीं है, ईपीएस पेंशन नहीं है, ऐसे जो बुजुर्ग है हमारे देश में 64 साल से ऊपर, उनको 3,500 रुपए प्रति महीना प्रति व्यक्ति ये ओल्ड एज पेंशन हमारी गवर्नमेंट देगी। उसके बाद में ये जो कोई भी जो गरीब है, जो 82 करोड़ लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, 17 करोड़ परिवार, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 79 रुपीज 20 पैसे है, उनका एक हेल्थ कार्ड बनेगा। जैसे आधार कार्ड है वैसे हेल्थ कार्ड बनेगा। एक भी रुपया नहीं लगेगा, आप कहीं पर भी जाकर जो है आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो भी हॉस्पिटल है उसमें 10 लाख रुपए तक का आपकी ब्लड टेस्ट से लेके आपकी ट्रीटमेंट पूरा, हॉस्पिटलाइजेशन हो चाहे आपका ऑपरेशन हो, और वहां से जो 1-2 महीने का मेडिसिन जो डॉक्टर लिख के देंगे आपके रिकवरी के लिए, वहां तक का 10 लाख रुपए का आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, फ्री रहेगा आपको ट्रीटमेंट। और यही परिवारों का कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का जो है वो इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं अभी जोड़ रहा हूँ कि जो हमारे ड्राइवर्स है जो देश में जो टैक्स को ले जा रहे हैं, सामान को ले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में है, इंडिविजुअल कोई गाड़ी चला रहे हैं उनकी इमीडिएट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में है इनको कम से कम 20-22 हजार रुपए महीना सैलरी, अगर उनकी डेथ होती है तो एक एवरेज 20 लाख के आसपास का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर वो बीमार होते हैं तो यही जो स्कीम है आपकी, जो 10 लाख रुपए की जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो ट्रीटमेंट के लिए, और साथ में उनको जो है ये जो 3,500 रुपए जो ओल्ड एज पेंशन है वो, और उसके साथ में एक नई एनपीएस स्कीम उनके लिए जो है वो बनाई जाएगी, जो इंडेक्सिंग करके 3,500 रुपए से थोड़ा ज्यादा रहेगी। यानी जितने भी हमारे ड्राइवर्स है देश के, जो ड्राइवर्स जो है ट्रक चला रहे हैं या 10 चक्का है, उसके बाद चक्का है, 20 चक्का है, या इससे भी बड़ी गाड़ियां जो सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं, जो लगभग 1 करोड़ के आसपास जो ड्राइवर्स है देश में, उनके लिए ये नई तरह की पॉलिसी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई बात नहीं सोची। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने तो नहीं सोची, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी अभी तक कोई इसके ऊपर स्टैंड लिया मैंने तो कभी सुना नहीं है। बिल्कुल नहीं लिया। और हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, बड़ा उनका नाम हो रहा है कि बहुत रोड बना है, उनका भी मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ कि उनके रहते रहते भी 10 साल में कभी उन्होंने नहीं सोचा। ओके, ठीक है, तो ये मैं ला रहा हूँ क्योंकि मैं नागपुर से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ जी, तो मैं बहुत सारी चीजें उनका जो पॉलिसी लेवल पे जो डिफेक्ट्स है तो वो बातों में ये कर रहा हूँ, तो ये भी एक मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो सुन जी हाँ, ये ऐसी पॉलिसीज में ये है, मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, अभी ये साइलेंट है लेकिन इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके ओके। फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए अतुल जी 12,000 से 14,000 रुपया, आशा वर्कर्स के लिए 10,000 से 12,000 रुपया जी, और रूरल लाइवलीहुड मिशन वर्कर्स जो है, ग्रामीण आजीविका मिशन वाले वर्कर्स जो है उनके लिए 9,000 से 10,000 रुपया उनको मानदेय मिलेगा जी। और उनके लिए एक नई तरह की अट्रैक्टिव जो है वो एनपीएस डिजाइन की जाएगी जी, जो उनके लिए एक अच्छा खासा उनको मिलेगा, यानी कम से कम ऐसी एनपीएस डिजाइन की जाएगी जो कम से कम 7-8 हजार रुपए महीने के ऊपर ही डिजाइन होगी। ठीक है, तो वो कैलकुलेशंस पर डिपेंड है जी। अतुल जी ये 20 पॉइंट्स है पहले हर व्यक्ति और परिवार के डेवलपमेंट के जी, जिसमें हम 8% पर एनम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और 7.8% जीएनआई पर कैपिटा ग्रोथ की बात कर रहे हैं जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया को 2029 तक $6 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 करोड़ जॉब्स, केवल 4 से 5% महंगाई और पर कैपिटा इनकम 2,92,000 रुपया, और ये सब मार्केट की अर्थव्यवस्था को के जो एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी होती है, एफिशिएंट फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी जो होते हैं,
फ्री एंटरप्राइज है, बिजनेसेस है, प्रोफेशन है, वोकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मार्केट की अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को यूज करते हुए और स्टेट की अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज की डेवलपमेंटल पॉलिसीज को यूज करते हुए इसको हम करेंगे और सर्विसेज सेक्टर को जीडीपी का 6% तक हम लाएंगे जी शेयर, और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको 25% लाएंगे। ओके, जीडीपी का शेयर सर्विस सेक्टर का 60% तक लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग 25% लाएंगे। इंडिया एक एंटरप्रेन्योरियल नेशन रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल नेशन रहेगा। ओके सर, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ये बात यानी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी से हमको अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी जाना है पहले। ओके, तब जाके हम हाई इनकम इकोनॉमी में एंटर करेंगे, जो आगे का प्लान है 2050 तक का। मतलब ठीक है, इसको मैं आज डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। नहीं तो मोदी जी की तरह जो है होता है विकसित भारत 2047 विकसित भारत 2047। अरे भाई 4 आंकड़े तो डिक्लेयर करके बता दीजिए मोदी जी। मैं तो ओपन चैलेंज किया मोदी जी, बादल जी आपको मालूम है क्या? जी जी सर, क्या मैं 4 चैलेंज किया है मोदी जी, डॉलर टर्म्स में केवल डिक्लेयर कर दे जी कि 2047 तक इंडिया का जीडीपी कितना होगा, इंडिया का पर कैपिटल जीएनआई कितना होगा जी, और इसको लगने वाली ग्रोथ रेट जीडीपी का कितना लगेगी और जीएनआई की कितनी लगेगी पर एनम ग्रोथ रेट। डिक्लेयर कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि उनको कुछ मालूम है। हाँ बरोबर सर, इतनी गारंटी उन्होंने डिक्लेयर किया है, गारंटी एडवर्टाइज करे इतने गारंटी का, तो देना चाहिए सवालों का जवाब। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है अतुल जी। जी, अब अतुल जी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के बगैर नहीं हो सकता। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की जरूरत है कि अभी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में चल रहा है। हाँ, तो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जब 4 पहिए स्टीम से चलने लगे। समझ रहे हैं? अभी हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आए हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा कंप्यूटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तमाम चीजों का यूज हो रहा है। और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अगर आपको अगर लीड करना है दुनिया को या पार्टिसिपेट करना है, तो जब तक थॉमस कुन ने जो कहा, थॉमस कुन एक साइंटिफिक थिंकर थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिसको इंडिया को समझने की जरूरत है। थॉमस कुन ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का और किसी भी देश का विकास तब तक जो है वो सुनिश्चित नहीं होता जब तक उसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और एडवांसमेंट नहीं होता। यानी जब तक आपका साइंस का अंडरस्टैंडिंग, साइंस का नॉलेज, साइंस का अंडरस्टैंडिंग और साइंस का एडवांसमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब तक ये नहीं होता तब तक कोई भी देश, व्यक्ति, समाज ये एडवांस नहीं होता। ओके, समझ रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो आप एक तरफ धर्म की बात करोगे, एक तरफ CNRC की बात करोगे, एक तरफ भाषावाद की बात करोगे और फिर कहोगे कि नहीं भाई हम तो विकसित भारत भी बना रहे। कॉन्ट्राडिक्शन है। ये मोदी जी की जो बातें हैं ना, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई नहीं है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइंटिफिक ये जो थिंकिंग डेवलपमेंट करने के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन पर और उसके प्रमोशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो अभी की है उसको बहुत एडवांस बनाया जाएगा जो एग्जिस्टिंग है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट, इसको जो है जो हमारे कॉस्मोस और नेचर के लॉज पर, जिसको फिजिकल लॉज ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, उसके ऊपर और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है उस पर जो रिसर्च करेगी जो अमेरिका में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है। ओके, उसकी तर्ज पर उससे भी अच्छी, उससे भी बड़ी इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की, और मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर जो हमारे चंद्रशेखर जो इनको नोबेल प्राइज मिल रहा था साइंस में, दोनों का नाम जोड़ेंगे हम। केवल इंडिया का ही होना चाहिए ऐसी हमारी सोच नहीं है। बिल्कुल लोकल जो सोच होती है ना, अपनी कुकमंडू सोच नहीं है, हमारे ही कम्युनिटी का, हमारे ही देश का नाम होगा, आदमी का नहीं। साइंस तो पूरे वर्ल्ड में है ना। राइट।
तो कोई भी व्यक्ति साइंस को जो है वो समझ सकता है, उसको कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जिसमें आप साइंस सिटी की बात कर रहे थे सर, वो नागपुर के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जैसे नागपुर के लिए मैं और अपन एक्स्ट्रा करेंगे जी, वो जो है, मैं पहला लीडर हूँ जो साइंस सिटी की बात कर रहा हूँ। तो मैक्स प्लांक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट हम इंडिया में बनाएंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा। और साइंस में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट, सारी कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट, और शहर और गांव और जंगल तक के व्यक्ति के लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। यानी अगर कोई जंगल का व्यक्ति अगर साइंस में मान लीजिए एडवांस रिसर्च करना चाहता है, तो पैसे के लिए, एजुकेशन के लिए, भाषा के लिए बीच में उसको ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए जी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो अपने हमारी पॉलिसी का जो है, सारी कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की पॉलिसी है अतुल जी, उसका ये बेस था। इसके साथ एग्रीकल्चर आ गया अतुल जी। अपना देश अभी भी लगभग 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, बरोबर सर। तो आपकी बीजे है, फर्टिलाइजर है, दवाइयाँ है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट भी करेंगे, सिंचाई है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, सबका कॉस्ट में कोशिश करेंगे 30 to 40% कम करने की। उसको PLI प्रोडक्शन स्कीम लेंगे, जो भी कंपनी जो बना रही है ना, ये करे उनको स्पेशल इंसेंटिव देंगे, और मार्केट में सब चीजों का कॉस्ट जो है अभी 100 रुपए की चीज कम से कम 30 रुपए से कम करने का प्रयास होगा। और जितने फसल है ना उनको जो है हर साल कम से कम 3% से कम उसका रेट बढ़े, इसका जो है वो गारंटी देगी एक तरीके से। और जो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के, तो बैलेंस किया जाएगा। नहीं तो जो फसल ज्यादा हो जाती है बाहर पावे उसको रोक दिया जाता है, ऐसे आर्टिफिशियली मैनिपुलेशन होता है कई बार। प्याज का तो हरदम होता है महाराष्ट्र में ये बात है ना, तो उसको जो है वो प्रॉपर ढंग से यानी किसानों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके भी उसका फायदा मिले, इस पर ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल सर, मैं इसमें देख रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट से लेकर भी आपने पॉलिसी डिक्लेयर की है सर। हाँ, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को बहुत डेवलप किया जाएगा। और जो अभी किसानों को 6,000 रुपए साल का मिल रहा है वो 10,000 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। और भूमिहीन जो लोग हैं इम्पोर्टेंट, उनको 5 एकड़ जो है वो जमीन दी जाएगी, और अगर मान लीजिए जमीन अवेलेबल नहीं है तो 10 लाख की FD बना दी जाएगी, जिसका मंथली इंटरेस्ट 6,000 रुपए लगभग उनको मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण इसमें जो है, फिर आपकी हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, फिशरीज है, फिर आपके मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, फिर वेजिटेबल्स है, ये जो बाकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, फूल है, रेशम है ना, ये तमाम बहुत सारे और भी चीजें हैं, उसके भी प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक काफी वास्ट पॉलिसी है सर, मेरे ख्याल से एक इसमें पूरी कवर नहीं हो पाएगी। नहीं होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा अतुल जी कि सबसे ज्यादा अभी रोड तो बन ही रहे हैं जी, पर वो रोड में बहुत लॉस हो रहा है इंडिया में। वो जो एक बड़ा एनालिसिस क्या है उस पर मैं नागपुर लोकसभा में गडकरी जी को चैलेंज दे रहा हूँ, तो उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन रोड जो है केवल बनना काफी नहीं है, वर्ल्ड क्लास रोड बनाने पड़ेंगे। तो रोड क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो उस रोड क्वालिटी इंडेक्स, जो इंडेक्स होते हैं उसको ध्यान में रख के इंडिया के रोड डेवलप किए जाएंगे, रेल डेवलप किए जाएगी, पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे, एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे, वाटरवेज यानी नदी के अंदर की जो छोटी छोटी नावें होती है ना पैसेंजर वो गुड्स, वो डेवलप की जाएगी। और इम्पोर्टेंट है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, जो लैंडलॉक्ड स्टेट है यानी जहाँ समंदर नहीं है जिनके पास में, वहां से जो ज्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा रोड्स और रेलवेज और एयरपोर्ट्स का और वाटरवेज का, ताकि लैंडलॉक जो स्टेट्स है हमारे इंडिया में, तो उनका डेवलपमेंट, लैंडलॉक जो स्टेट्स है उनका डेवलपमेंट फास्ट हो सके GDP में। 6G जो है वो लाया जाएगा, 4G कम से कम रूरल इसमें रहेगा, रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी का परसेंटेज 20% से बढ़ाकर सेकेंड रैंक पे लाया जाएगा जी। और फॉसिल फ्यूल का जो परसेंटेज है अभी जो यूज हो रहा है वो 40% से नीचे लाया जाएगा जी। ये ग्रीन एनर्जी का जो है ना, ग्रीन क्लाइमेट वगैरह का, ग्रीन ग्रोथ वगैरह के ये कंसेप्ट है, जिसको हम ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें कितनी बातें हैं तमाम, तो इसकी महत्वपूर्ण। और जो छोटी सिटीज है ना, जैसे कि मान लीजिए भंडारा है, गोंदिया है, वर्धा है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव है, मान लीजिए आपकी जो है वो झारखंड चले जाओ तो मान लीजिए चाईबासा है,
समझ रहे, ऐसी जो छोटी सिटीज है जिसको टायर 2, टायर 3, टायर 4, नहीं तो आप सारा डेवलपमेंट ले जा रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे, पूना, समझ रहे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये नहीं तो जो टीयर 2 एंड टीयर 3, 4 सिटीज है उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि जो है मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस वहां पर डेवलप हो सके और वहाँ कॉस्ट भी कम लगेगा थोड़ा सा जी, तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस होगा। ठीक है, और यहाँ से छोटे छोटे प्लेसेस से भी हवाई जहाज को जो है वो एयरपोर्ट्स को मिडिल साइज एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उसको जो है वो डेवलप किया जाएगा। उड़ता जुड़ता भारत की संकल्पना है ये, इतनी जो है वो वास्ट ये पॉलिसीज है जिसमें साइंटिफिक डेवलप्ड एंड ह्यूमन इंडिया का निर्माण होता है, वैज्ञानिक विकसित वो मानवतावादी गोंडाना, ये नया इंडिया बनेगा सर, ये बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैंने ये चैलेंज किया मोदी जी को, ये 4 चीज डिक्लेयर कर दो, मैं आपको मान जाऊंगा, बाकी बातें तो आप बोल सकते हो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है जी, लेकिन 4 डेटा, क्योंकि अगर आपके पास सॉलिड डेटा नहीं है, आप साइंटिफिक प्लानिंग नहीं है, तो आप विकसित भारत बोल तो सकते हो लेकिन विकसित भारत नहीं बनोगे, कहीं तो भी बीच में लटक जाओगे। इसलिए मैं मोदी जी को बार बार चैलेंज कर रहा हूँ कि ये 4 चीजें आप डिक्लेयर करो। मैंने डिक्लेयर किया है हमारी पॉलिसी में, हाँ वो साइलेंट है, वो अगर कोई देखेगा तो समझ जाएगा उसको, पर वो है वो मैं चाह रहा हूँ कि डिक्लेयर कर, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा अपने स्पीच में। हाँ 2047 जो बोल रहे हैं, मैं 2050 बोल रहा हूँ, जब 100 साल पूरे होंगे इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को, तो 100 साल जब हमारा संविधान सभा ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना इंडिया है ना, और एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, वहां से हमारे 100 साल हो जाएंगे 26 जनवरी 2050 को, तो वहां तक का ये जो है मैं डिक्लेयर कर दूंगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अतुल जी। फिर बाद में और सेकंड फेज में आप चाहो तो बाद में अपन पॉलिसीज जो है ट्राइबल्स के लिए है, ओबीसी के लिए है जी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है जी, फिर अलग से डिफेंस जो है, जैसे डिफेंस में अतुल जी हार्ड पावर जो है हमारा मिलिट्री पावर जो है जी, तो लैंड आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, वाटर फोर्सेस, साइबर फोर्सेस एंड एरोस्पेस जिसको बोलते हैं ना, एयर स्पेस और ऊपर से अंतरिक्ष, तो ये फोर्सेस जो है यानी पहले लैंड की कंसेप्ट थी, एयर फोर्स की कंसेप्ट थी और नेवी की कंसेप्ट थी। अब ये कंसेप्ट एक्सपांड हो गई है, एरोस्पेस यानी आपकी यूनिवर्स से आपकी जो है जिसको स्पेस से बोलते हैं, तो वो एक ऐड हो गया है और साइबर एक ऐड हो गया है। तो इसको स्टैंडर्ड करके इंडिया को एक अच्छा मिलिट्री पावर बनाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जो है वो मित्रता के संबंध बढ़ाएंगे, लेकिन हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर का यूज करेंगे ताकि इंडिया को एडवांटेज रहे, और दुनिया की व्यवस्था को न्याय पर आधारित करने के लिए हम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, IMF और मेजर इंस्टीट्यूशंस का प्रयास करेंगे। ठीक है अतुल जी, इतना पॉलिसी आज समझ ले तो मैं समझता हूँ काफी होगा। तो इतना ठीक है सर, फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन बाकी पॉलिसी को समझेंगे। हाँ पार्ट 2 का, और ये सारी पॉलिसीज अतुल जी कॉस्मो ह्यूमनिज्म पर बेस्ड है। बिल्कुल, जो आपने अतुल जी कॉस्मो ह्यूमनिज्म यानी ज्ञान, विज्ञान और समाधान, ज्ञान, विज्ञान और मानवता। ओके, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। आपने इतना इम्पोर्टेंट जो है वो एक इंटरव्यू लिया आज जी, और इसको आप मन की बात ना समझे, इसको बुद्धि की बात समझे, नीति की बात समझे तो अच्छा होगा। तो हमारे देश में एक व्यक्ति मन की बात ही कर रहा है, बुद्धि की बात नहीं कर रहा है, तो ये इसको आप कैप्शन बुद्धि की बात, नीति की बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। गुड नाइट अतुल जी।